बाबा कौम कहते हैं पाकिस्तानी मुझे, और अपने नोटों पे, ठीक है, अपने जो उनके 100-100 200 रुपए के जितने के भी नोट है ना, वहां पे जिन्ना की जगह मेरी फोटो लगा रखी है। Maulana Abdul Aziz has been found dead under mysterious circumstances in Bhawalpur. सर, सबसे पहले ये फरमाइए कि एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? हमारे पास तो फुल राइट्स है। वी आर लिविंग आवर लाइफ हैप्पीली, वी आर पीसफुली लिविंग हियर। तो आप अपना जो भी आपका है पहले बाकी मुल्क तो ठीक करें। इनके पास सिक्योरिटी भी थी और बताया जाता है कि ये माजी में जिहाद कश्मीर से मुंसलिक रहे। मोदी साहब का जो दिल करेगा वो करेंगे, जैसे उनको अच्छा लगेगा वो करेंगे। उनका दिल किया तो यहाँ पे हमले होंगे, उनका दिल किया तो रात को बंदे मरेंगे, दिल को मारेंगे, वो दे विल डू इट। कहीं ना कहीं जो लोग टारगेट किए गए हैं वो एंटी इंडिया थे या मुख्तलिफ वाकयात में माजी में इंडिया को मतलूब रहे थे। इससे ये पता चलता है, ये इंडिकेशन है कि इंडिया का टूरिज्म कितना फ्लरिश कर रहा है, इंडिया का टूरिज्म कितना स्पीडीली। अभी रिसेंटली जहलुम के करीब अबू कताल एक किरदार जिन्हें निशाना बनाया गया, गोलियां मारी गईं। फिर एक मुफ्ती साहब तुर्बत में, उन्हें निशाना बनाया गया था। In one of the Jaish rallies warned India of division like USSR and others. डिफेंस मिनिस्टर साहब से बंदा पूछे कि हमारे शहरी जो हैं वो क्यों इस तरह वो चुन चुन के उनको वो मार रहे हैं। उनका जब दिल करता है पकड़ते हैं, मारते हैं, कहते हैं बस ठीक है इसको उड़ा दो। ये सिलसिला जनवरी 2022 से शुरू हुआ था जब अंदरून सिंध में सलीम रहमानी नाम के एक शख्स को कत्ल किया गया था, जिसका मुबैना ताल्लुक कलदम लश्कर तैयबा से बताया जाता है। और ऐसे वाकयात का मजीद होते चले जाना ये बताता है कि जो नेटवर्क यहाँ उन्होंने बनाया है, रॉ वालों ने बनाया है, वो नेटवर्क शायद इंटैक्ट है और उस नेटवर्क के लोग काम दिखा रहे हैं, बंदे वो रास्ते से हटाते चले जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है, अब किरण नाज बता रही है कि कुछ समय से ऐसी चीज़ें हो रही है पाकिस्तान के अंदर कि जो कि प्रो इंडिया हो रही है, मतलब कि इंडिया जिसे आतंकवादी काउंट करता है या फिर इंडिया जैसे ऐसे काउंट करता है कि ये लोग जो है वो भारत के दुश्मन हैं उनकी, और वो जो पाकिस्तान में जाकर छिपे हैं उनकी यहाँ पर मौत हो रही है दिन ब दिन। और ऐसी सिचुएशन क्यों हो रही है पाकिस्तान को आज तक समझ में नहीं आया। अब वो जो नंबर 1 कहने वाली जो संस्था है वहाँ पर ISI, पता नहीं वो भी नहीं पकड़ पा रही है, या फिर पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी पुलिस तो छोड़िए, अब उससे तो क्या ही एक्सपेक्ट करना। अब ये सारी चीज़ें हो रही है और पिछले 1.5 से 2 साल से हो रही है। मतलब कई बार इंडिया से ऐसी डिमांड आती थी कि भी पाकिस्तान ऐसे इंडिया में आकर बम धमाके करता है, लेकिन इंडिया है जो कुछ नहीं कर रहा है। इंडिया हालांकि बम धमाके वहाँ पर नहीं कर रहा है, बम धमाके मतलब कि वहाँ के आम लोगों की, आम नागरिक की जान नहीं ले रहा है, लेकिन जो आतंकवादी है, जो इंडिया में जिसने बम धमाके किए हैं या फिर कहे कि एंटी इंडिया एक्टिविटी करके जाके छिपे हैं, उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। सर, सबसे पहले ये फरमाइए कि एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? जी, ये एक इंतहाई पेचीदा वाकया है और गुज़िश्ता 2 साल में ऐसे कई वाकयात पेश आ चुके हैं जिसमें कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, डस्का और आज़ाद कश्मीर के अंदर ऐसे वाकयात हुए हैं। तो इन सारों को जब लिंक करके देखा जाता है तो ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो लोग टारगेट किए गए हैं वो एंटी इंडिया थे या मुख्तलिफ वाकयात में माजी में इंडिया को मतलूब रहे थे। ये सिलसिला जनवरी 2022 से शुरू हुआ था जब अंदरून सिंध में सलीम रहमानी नाम के एक शख्स को कत्ल किया गया था, जिसका मुबैना ताल्लुक कलदम लश्कर तैयबा से बताया जाता है। वहाँ से ये मामला शुरू हुआ। उसके बाद फिर कराची में कलदम जैश मोहम्मद के एक नाम मोहम्मद जाहिद को कत्ल किया गया, जिस पे मुबैना तौर पे ये इल्ज़ाम था कि वो कंधार हाईजैकिंग में मुलव्विस था। तो ये मामला यहाँ पे नहीं रुका। उसके बाद इस्लामाबाद में, लाहौर में एक सिख रहनुमा का कत्ल हुआ और कराची में 1-2 ऐसी भी वारदातें हुई कि जिसके अंदर मर्डर तो नहीं हो सका, लेकिन उनका ताना बाना मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जाके मिलता है। तो ऐसा लगता है कि कश्मीरी जिहादी तंजीमें
मुंबई अंडरवर्ल्ड और सिख रहनुमा जो कि इंडिया मुखालिफ हैं, इन तीन को टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। और इसके हवाले से जो ताने बाने हैं, सूबा सिंध की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 2 कार्रवाइयों की जिम्मेदारी सिंधु देश आर्मी ने कबूल की, जिससे ये पता चलता है कि वो वहाँ पे एक प्रॉक्सी वार जारी है कि जिसके अंदर भारतीय एजेंसी रॉ का हाथ हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह आज जो आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर उन्होंने वाज़ेह तौर पे नाम तो नहीं लिया, लेकिन ताने बाने यही बता रहे हैं कि एक खलीजी मुल्क से मंसूबाबंदी हुई और जो हैंडलर्स हैं वो हमसाया मुल्क यानी कि भारत से ताल्लुक रखते हैं। भारत ने, और ये साफ बात है कि भारत के एलिमेंट्स ने, पाकिस्तान में भारत के एलिमेंट्स ने मुसलसल निशाना बनाया है अपने टारगेट्स को पाकिस्तान में। वो मुफ्ती साहब जिनके बारे में भारतीय ये इल्जाम लगाते हैं कि वो कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी की वजह बने थे, उन्हें कत्ल किया गया था। इसी तरह से आप देखिए कि हमारे यहाँ जो वाक़यात हुए हैं गुज़श्ता कुछ अरसे में, उन वाक़यात की अगर आप बात करें तो कराची में हमारे सामने पेश आया था खालिद रज़ा साहब के कत्ल का वाक़या। ये कराची में अपने घर से निकले और सड़क पर इनको घर से निकलने के बाद नमाज के लिए निकले थे, गोली मार दी गई थी। एक प्राइवेट तालीमी इदारा, मजहबी तालीमी इदारा उससे वाबस्ता थे, इन्हें कत्ल किया गया था। और ये भी माजी में जिहाद कश्मीर से वाबस्ता रह चुके थे। इनके जनाजे पर खिताब किया था अलबदर के सरबराह बख्त ज़मीन ने, और उन्होंने कहा था इंडिया इस कत्ल का जिम्मेदार है। और फिर पाकिस्तान में उन्होंने पॉलिसी पर बड़ी तनकीद की थी और कहा था कि इंडिया को जुर्रत मिली है कि पाकिस्तान के अंदर उसने अपने अहदाफ को निशाना बनाया है। कराची में टारगेट किलिंग में जैश ए मोहम्मद के अब्दुल जाहिद उर्फ इब्राहिम जहूर मिस्त्री ये कत्ल हुए थे, और ये बड़ा हेडलाइंस में आया था कि ये कैसे हुआ है, भारत अपने टारगेट्स को निशाना बनाता जा रहा है। नवाब शाह में इंटीरियर सिंध में कत्ल हुए थे लश्कर तैयबा के सलीम रहमानी। इसी तरह से आप देखिए कि रावलपिंडी में, और रावलपिंडी बड़ा हसास शहर है, वहां पर हिजबुल मुजाहिदीन के बशीर अहमद पीर उर्फ इम्तियाज आलम, इनको कत्ल किया गया था। अच्छा, ये सारे जो कत्ल थे ये उसी पैटर्न पे हुए जिस पैटर्न पे आपको अपनी वीडियोस में मेजर गौरव आर्या बात करता हुआ नजर आता है ना, कि पैसे दें, उनके यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये काम हमारा आसानी से कर देंगे, हम वहाँ लोगों की जान लें। तो इनका कत्ल हुआ। फिर डस्का में शाहिद लतीफ़ का कत्ल हुआ था। रावलाकोट में लश्कर तैयबा का मोहम्मद रियाज उर्फ अबू कासिम कश्मीरी, ये एक बड़ा नाम था, इसका कत्ल हुआ था। फिर लाहौर में टारगेट किलिंग का निशाना बना मलिक सरदार सिंह उर्फ परमजीत सिंह पंजवार, इनका कत्ल हुआ। और आप देखिए कि टारगेट किलिंग की गई इन तमाम लोगों की, और इनमें से बाज़ फिर लोगों को हुकूमत पाकिस्तान ने तस्लीम किया कि टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। और जो भारत में खुफिया एजेंसी है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ वाले, उन्होंने ये बताया कि हम पाकिस्तान में अपने टारगेट्स को कैसे निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तान में भी ऑफिशियल्स ने कहा कि भारत इन वाकयात के पीछे है। अब इसी तरह से अगर आप देखें, कराची में अख्तर कॉलोनी में एक मोटरसाइकिल सवार ने फायरिंग की थी, और ये 2022 मार्च का वाकया था। मैंने आपसे कहा ना 3 बरस ये यहां से ये सिलसिला शुरू हुआ था। तो अख्तर कॉलोनी में मोटरसाइकिल सवार मुलजिम थे, उन्होंने फायरिंग की, और सेक्टर ए गली नंबर 4 काशिफ मिल्क सेंटर फर्नीचर का कारखाना था, मुलजिमान ने घुसकर फायरिंग की, फरार हो गए, एक शख्स जान बहक हो गया। ये जो मकतूल था इसकी शनाख्त हुई 44 बरस के अब्दुल जाहिद वल्द अब्दुल गनी के नाम से, और SHO मोहम्मद मिठल, उन्होंने बताया कि इब्तिदाई तफ्तीश से मालूम हुआ कि मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमान ने मकतूल पर फायरिंग की, फरार हो गए, 3 गोलियां लगी। मकतूल डिफेंस फेज 2 का रिहायशी था। ऐसे वाकयात में अक्सर एक चीज पता चली कि रैकी करके मारा गया। उनकी सड़कों पर हाल यह है कि जहन्नुम के कुत्ते कमांड पोस्ट चेक पोस्ट लगाते हैं, बसों से लोगों को उतारते हैं, शनाख्ती कार्ड चेक करते हैं, कत्ल करते हैं या अगवा करके साथ ले जाते हैं। अभी भी हमारे कई अफसर और जवान इनकी कैद में हैं, और जब इनका दिल चाहता है किसी को निकाल कर उसका गला काट के फेंक देते हैं। गंडापुर की हुकूमत किधर है? उनको तो ये करना चाहिए था कि पाक फौज की मुकम्मल हिमायत करते, बयान देते, जहन्नुम के कुत्तों के खिलाफ स्टैंड लेते,
वो और उनकी पूरी रियासती मशीनरी और पुलिस तो एक्चुअली जहन्नुम के कुत्तों के साथी बने हुए हैं। वहां की पुलिस, आपको याद है पिछले दिनों उन्होंने एक जुलूस निकाला था, हंगामा किया था कि फौज को यहां से निकालो, हम जहन्नुम के कुत्तों को खुद कंट्रोल कर लेंगे। फौज को इन्होंने इतना प्रेशर बिल्ड किया, जुलूस निकाले कि फौज अपने कैंपों में चली गई और सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करती है या अगर उस पर हमला किया जाए। और जो इलाके की सिक्योरिटी थी, जो पुलिस की जिम्मेदारी थी, जिस पर इन्होंने फौज के खिलाफ इतना तूफान खड़ा किया था, अब वो सिक्योरिटी किधर है? ये कैसे मुमकिन है कि बड़ी बड़ी शाहराहों के ऊपर जहन्नुम के कुत्ते चेक पोस्ट लगाए हुए हों, गाड़ियों की तलाशी ले रहे हों और वहां ना पुलिस हो, ना एफसी हो, ना आर्मी हो। आर्मी को तो तुमने धकेल के पीछे हटा दिया, कहा कि जी अपने इलाकों में जाए, अपने कैंपों में जाए और कोई जरूरत नहीं है बाहर निकलकर हमारे रोड ब्लॉक्स करने की और तलाशियां लेने की और चेकिंग करने की। और खुद पुलिस क्या कर रही है, खुद गंडापुर की हुकूमत क्या कर रही है? मुझे जाती तौर पर कोई शुबा अब इस बात में नहीं रह गया कि हमें सूबे खैबर में गवर्नर रूल लगाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सख्ती करनी पड़ेगी इन जहन्नुम के कुत्तों और इनके सहूलतकारों के खिलाफ। अरबों खरबों रुपए के जो सरकारी फंड दिए जाते हैं लॉ इन्फोर्समेंट के इस गंडापुर हुकूमत को, ये भत्ते के तौर पर इसकी बड़ी अदायगी करते हैं टीटीपी को, ताकि हमारे इलाकों पर हमारे लोगों को ना मारा जाए। जैसे बात कही कि ये अब सूबा प्रैक्टिकली हमारे हाथ से निकलता जा रहा है, कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है इसको मैनेज करने की, सारा कंट्रोल सूबाई हुकूमत के पास है। फौज को ये काम नहीं करने दे रहे, जहन्नुम के कुत्तों को खुला छोड़ दिया। कल जो हमारे 3 एफसी के जवान शहीद हुए, जो उनके गले काटे गए हैं, अस्तगफिरुल्लाहुल अज़ीम, सूबाई हुकूमत की जानिब से ना कोई ताज़ियत, ना कोई जनाजे में शिरकत, ऐसे खामोश हो गए जैसे खुशी मना रहे हो कि अच्छा हुआ फौज को नुकसान पहुंचा। अस्तगफिरुल्लाहुल अज़ीम। वहां पर हमें मजबूत गवर्नर रूल लगाना पड़ेगा या इसको मार्शल लॉ के तहत देना पड़ेगा। वो पूरा इलाका इख्तियार और ताकत सूबाई हुकूमत से लेनी पड़ेगी। इनके पास जो पैसे हैं, जो वसाइल हैं, जो इख्तियार हैं, ये इसको रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। पीटीआई, पीटीएम और टीटीपी का बहुत खौफनाक नेक्सस बन चुका है सूबे में, जिसको अब हर सूरत में तोड़ना और कंट्रोल करना जरूरी है। मौजूदा पॉलिसी काम नहीं कर रही, रियासत अपना कंट्रोल लूज कर रही है। वो तमाम इलाके अब नो गो एरियाज बन चुके हैं पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के लिए और उसके अफराद के लिए। दर्जनों के हिसाब से वो जवान जो छुट्टी पे घर जाते हैं, उनको घरों में कत्ल कर दिया जाता है। जो छुट्टी से आ रहे या जा रहे होते हैं, उनको रास्तों से, सड़कों से अगवा कर लिया जाता है। दिस हैज टू स्टॉप। ये इस तरह नहीं चल सकता। पाकिस्तान आर्मी की कमांड को भी अब सीरियस फैसले करने पड़ेंगे। ये कैसे मुमकिन है? आपके पास ड्रोन्स हैं, आप उन तमाम सड़कों की 24 घंटे ISR ड्रोन से निगरानी क्यों नहीं कर सकते कि जहां पर चेक पोस्ट लगी हो वहां पर ड्रोन स्ट्राइक की जाए उसी वक्त उसी जगह पर? आपके जो गार्ड्स ऑफिसर्स जवान ट्रेवल करते हैं इस इलाके में, अभी तक आपने इजाजत क्यों नहीं दी इनको कि अपने साथ ही ऑटोमेटिक हथियार रख सके, ताकि कम से कम अगर मरना भी है तो लड़ते हुए मरे, 10-12 जहन्नुम के कुत्तों को साथ लेके जाए। अभी तक आप में पैरालिसिस क्यों है? आप फैसला क्यों नहीं कर पा रहे कि हमने इन जहन्नुम के कुत्तों के खिलाफ क्या करना है? जाफराबाद एक्सप्रेस बलूचिस्तान में अगवा हुई थी, 300 के करीब हमारे जवान उसके अंदर से, सब खाली हाथ थे। जब आपको पता है कि आप BLA के इलाके से गुजर रहे हैं तो अपने जवानों को हथियार क्यों नहीं दिया आपने? 300 राइफलें होती तो मजाल नहीं थी किसी BLA की कि उस ट्रेन को अगवा करता। अभी तक फौज क्यों नहीं समझ पा रही कि हम हालत जंग में हैं, हमारे अफसर और जवान सड़कों से अगवा करके कत्ल किए जा रहे हैं? अभी तक रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा? डिसीजन क्यों डिले हो रहा है? और फिर क्यों असल सांप की जड़ है उसको हमने क्यों छोड़ दिया है? जब तक के यही जंग आप भारत के अंदर नहीं भेजेंगे, वो हमारे खिलाफ ही जंग करता रहेगा। हमने खालिस्तान को क्यों खुला छोड़ दिया? हमने कश्मीर की जहाद आज़ादी को क्यों हम भड़का नहीं रहे? वहां तो जायज जहाद आज़ादी है। खालिस्तान की तहरीक आज़ादी पूरी दुनिया में रिकग्नाइज की जा रही है, उसका हक है कि उसकी मदद की जाए। जब भारत के अंदर तहरीक आज़ादियां भड़कती है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी कम हो जाती है। 1 लाख पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं और एक भारतीय फौजी नहीं मरा। अब आप खुद देख लें कि कितना बड़ा फेलियर है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में और भारत की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। कंपैरिजन देख लें। अजीत कुमार डोवल ने दहशतगर्द इस्तेमाल करते हुए, प्रॉक्सी एलिमेंट्स इस्तेमाल करते हुए, उन्होंने कोई दुनिया की परवाह नहीं की कि दुनिया क्या कहेगी, FATF लग जाएगा, हमें बुरा लगेगा, दुनिया कहेगी इंडिया दहशतगर्द मुल्क है। उन्होंने 1 लाख पाकिस्तानी शहीद कर दी और हमने एक हिंदू नहीं मारा, हमने एक इंडियन सोल्जर नहीं मारा और हमारे हजारों शहीद हो चुके। ये पाकिस्तान की डिफेंसिव डिफेंस पे जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, और अब हम उसमें भी सरेंडर करते जा रहे हैं कि जगह छोड़ते जा रहे हैं। एरिया डोमिनेंस भी हमने छोड़ दी। अब सारा एरिया जो है वो TTP डोमिनेट करती है उन इलाकों में। खुद आर्मी के अफसर और जवान छुट्टी जाते हैं, परेशान होते हैं कि यार अब कैसे जाएंगे। वो बसों को और IS को रोक रोक के उसमें सिर्फ शनाख्ती कार्ड देख के बंदे उतार लेते हैं।
क्या ये सब कुछ इसी तरह चलेगा? उस पर कोई रिस्पॉन्स बिल्ड नहीं करना? प्रोविंशियल हुकूमत की कोई जिम्मेदारी नहीं है? गंडापुर की हुकूमत जो चल रही है वहां पे उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जब सेना करवा रही है तो सेना की आंखों में आंखें डाल के बात करो, सेना का नाम लेके मेंशन करके बात करो कि दहशतगर्द हमारी आर्मी है, दहशतगर्द जो है वो हमारी ISI है। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर फितना अल खारिज का बुज़दिलाना हमला। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है उन्होंने पाकिस्तान की फौज पे आज हमला किया और ये सुइसाइड हमला था जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी फौजी जो हैं उनकी शहादत हो गई। भारत इस वक्त कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। पाकिस्तान की अफवाज इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे है और भारत की तरफ से एक जानिब तो एडवेंचर का खतरा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमले और पाकिस्तान की अफवाज को टारगेट किए जाने का अमल जो है वो भी शुरू कर दिया गया है। इंतहाई तकलीफ दे है कि हमने एक अदद ट्रॉली देखी, वो ट्रॉली जो शायद कचरा उठाने के लिए, सफाई के लिए इस्तेमाल होती है। बड़े हिंदुस्तान के तुम लोग लाडले हो, प्यारा है हिंदुस्तान तुम लोगों को, पड़ोसी देश अफगानिस्तान प्यारा है, तो फिर ISI के ऊपर वीडियो बनाओ। बड़े हरामी तो वही हैं। एक ऐसा चेन ऑफ इवेंट होना है, एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट होगा इसका कि पाकिस्तान की जो बाकी मानदा को थोड़ी बहुत बच गई है ना सालमियत, वो खत्म हो जाएगी। पहलगाम में क्या था स्कोर? 25 का था, यानी कि पहलगाम का जो स्कोर है उससे 10 टाइम्स ये हमारे खैबर पख्तूनख्वा वालों ने यानी TTP वालों ने और नीचे BLF वालों ने निपटा दिए पूरी तरह से। सबसे बड़ा झूठ जो हमसे बोला जाता है और ये अस्करी झूठ है कि पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना है, क्योंकि 1971 में पाकिस्तान तो पहले ही टूट चुका है और बाकी मानदा को तोड़ने की ये जर्नैल हजरात पूरी कोशिश कर रहे हैं। जितनी इज्जत और पजीराई उन्हें यहाँ मिली है उसके ऊपर जिस किस्म की नमक हरामी का और अब्यूज़ किया है उन्होंने हॉस्पिटैलिटी को, इसके ऊपर जितनी भी तनकीद उन पर की जाए वो कम है। तो POK अब हम लेकर रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो सिर्फ एक टेरर हब था अब तक, वो साथ में हमारे लिए रोड ब्लॉक भी है। जो भारत की फ्यूचर एनर्जी सिक्योरिटी है उसके बीच में अगर कोई पत्थर है, नमस्कार तो दोस्तों, कल नमस्कार दोस्तों, जैसे कश्मीर के अंदर मतलब कि भारत की तरफ जो कश्मीर है वहाँ पर अलग अलग नाम से आए दिन वो आतंकवादी संगठन खड़े किए जाते थे, क्योंकि लश्कर तोयबा और ये जो दूसरा संगठन था उसको बैन किया गया तो वही सारे लोग दूसरा संगठन बना देते थे। जैसे पहलगाम में बात आई थी द रेजिस्टेंट फोर्स TRF, लेकिन सबको पता है, सबको यहाँ पर हमने पूरी तरीके से साबित कर दिया कि देखिए आखिरकार इन सिचुएशन में था कौन। अब जो भी बात हो, यहाँ पर भी यही हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी आए दिन नए नए ग्रुप बन रहे हैं और सबको ये एक्साइटमेंट है कि भी पाकिस्तान को ठोकेगा कौन और सबसे ज़्यादा कौन ठोकेगा। अब यहाँ पर बात हो रही है कि पिछले दिनों पाकिस्तान के जो आर्मी है उस पर हमला हुआ था और 16 से लेकर कहा जा रहा है कि तकरीबन 29 जितने जो सैनिक हैं उनको ठोक दिया गया है, उनको मार दिया गया है। और जब इस टाइप की बात हो तो ज़रा सोचिए कि पाकिस्तान के अंदर कैसा कोहराम होगा। पाकिस्तान का एक स्टेट, वन ऑफ द बिग स्टेट, नॉट वन ऑफ द बिग स्टेट, द बिगेस्ट स्टेट, जो तकरीबन 40 से 42% लैंड कवर करता है, अब वो पाकिस्तान की आम जनता वहाँ पर जा ही नहीं सकती। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप जो है उन्होंने पाकिस्तान की फौज पे आज हमला किया और ये सुइसाइड हमला था जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी फौजी जो हैं उनकी शहादत हो गई। और ये तहरीके तालिबान हो या हाफिज गुल बहादुर हो, ये मसरूफ़ थे क्योंकि इनको पता था कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो मसरूफ़ है, इंडिया से लड़ रही थी, तो इन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की और दाएं बाएं निकल गए और सिचुएशन जो है उसको जांचते हुए समझते हुए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमें अपनी वो जो मोमेंटम है उसमें थोड़ी सी कमी लेके आनी चाहिए पाकिस्तानी फ़ौज पे हमले करने की। उसकी वजह ये है ताकि पॉज एंड थिंक का मौका मिले, थोड़ा रेस्ट पे चले जाएं, थोड़ी स्ट्रैटेजी बदल लें, तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा, अगर ये उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज पे हमला करते जब इंडिया के साथ लड़ाई हो रही होती तो जारी बात है लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं वो और ख़िलाफ़ होने थे इन दहशतगर्द जमातों के। इनको हम कहते हैं ये फितना
खारिज है, ये खारजी हम इन्हें कहते हैं इस्लामिक टर्म में, फितना उल खारजी इन्हें कहा जाता है। और ये जो धमाका हुआ है, मुझे आई केम टू नो दिस वेरी अर्ली मॉर्निंग बाय द वे, ये आई थिंक इंसिडेंट हुआ है। और ये माय फ्रेंड इज पोस्टेड देयर, तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी इसके बारे में बताई कि ये एक जो शहादतें हुई हैं जिसमें एक सुइसाइड अटैक हुआ है नॉर्थ वजीरिस्तान में, बॉम्ब डिस्पोजल जो है एक्टिविटी चल रही थी रोड के ऊपर। और अब मैं आपको क्या क्या कहानियां सुनाऊं कि क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो सामना करने पड़ते हैं पाकिस्तान को। और देखें, अफगान तालिबान ने रिसेंटली ये कहा था, उन्होंने कहा था कि जनाब ऐसे लोग जो अफगानिस्तान में बेस्ड हों वो पाकिस्तान या किसी और मुल्क में जाके हमले नहीं कर सकते। ये उन्होंने अफगान तालिबान ने स्टेटमेंट्स जारी की थी। अब सवाल ये होता है कि ये लोग फिर पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं, इनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि यार अगर हम हमले करेंगे तो शायद कोई बेहतरी निकलेगी, शायद हम बहुत पॉपुलर होंगे। भारत में एक यात्रा होने जा रही है जिसमें तखरीबकारी का कोई प्लान बन रहा है जिसका इल्जाम पाकिस्तान पर आयद किया जाएगा, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जिसकी तरफ सेठी साहब भी पहले इशारा कर चुके हैं। लेकिन अब ये बात तवातर से की जा रही है, यहाँ तक कि खुरम दस्तगीर साहब ने भी ऐसी बात की। अलबत्ता पानी के मामले पर वो काफी कंसर्न थे। सेठी साहब, मुझे आपसे ये जानना है कि इतने ब्लंडर्स करने के बाद, इतनी मुंह की खाने के बाद भी तिल मिलाकर भारत ऐसी हरकत कर सकता है? देखिए, मैंने जब ये हमला किया था और उसके बाद सीजफायर हुई थी, तो मैंने ये कहा था कि ये पॉज ही है, ये फिर कुछ ना कुछ करेंगे बिकॉज ये राउंड हार गए हैं। और जैसे ही अभी तो ये कह रहे हैं कि जीत गए हैं, मगर जैसे आवाम उनकी जागेगी, उनको पता चलेगा, तो ये पता चल जाएगा कि ये हार गए राउंड। तो फिर नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर होगा कि कुछ करे और करके दिखाए कि हम जीत के गए या हम तकड़े हैं। तो ये मेरा मौकफ था, मगर मेरा एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव था जी। उसकी वजह ये थी कि इतनी जल्दी एक फैसला करना कि अब हमने एस्केलेट करना है, क्योंकि जो भी इंडिया करेगा वो एस्केलेशन होगी। जहां पहले छोड़ गए थे उससे आगे जाना पड़ेगा, न्यू नॉर्मल वहां से नहीं। हाँ, न्यू नॉर्मल ये जो कह रहे हैं ना, न्यू नॉर्मल का भी एक हायर लेवल होगा, बिकॉज वो पुराना लेवल जो है वो तो पिट गया ना। अब कुछ और करना पड़ेगा जो कि ज्यादा हाई लेवल पे होगा, जिसे हम कहेंगे एस्केलेशन। और फिर काउंटर एस्केलेशन भी होगी। एस्केलेशन को काउंटर करने के लिए हमारी तरफ से भी देयर बी अ बिगर एस्केलेशन। तो इसको सोच समझ के करना पड़ेगा इंडिया को, मगर इंडिया चैन नहीं आएगा नरेंद्र मोदी को। और मैंने ये भी कहा था कि मुझे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं इनको कोई ना कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि आवाम सर मांगेगी। और मेरा ये ख्याल था कि इनका जो फॉरेन मिनिस्टर साहब है, जयशंकर साहब, उनको फारग करना पड़ेगा किसी न किसी स्टेज पे, बिकॉज ये सारी फॉरेन पॉलिसी जो है डिवाइस की है, जो इसमें इनका बहुत बड़ा रोल है और वो फेल हो रही है फॉरेन पॉलिसी, और काफी तनकीद उनके ऊपर हो रही है इनडायरेक्टली। वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, क्योंकि लोग जो नरेंद्र मोदी को नहीं अटैक करेंगे तो इनको अटैक करेंगे। और अब मगर कब करेगा इंडिया और कैसे करेगा, दैट इज दोज आर द बिग इश्यूज। आज अब मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर एक डिबेट शुरू हो गई है, एक व्यू पैदा होनी शुरू हो गई है कि हमें तैयारी करनी है, इंडिया ने कुछ करना ही करना। दिल दहल जाता है। आपने 1970 वाली बातें की। A senior Pakistani military officer told me recently that the Pakistani government has placed command and control of their nuclear arsenal under the command of an American general. And so that's good enough for the Indians, and the Indians have backed off. पाकिस्तान की जो न्यूक्स हैं वो एक अमेरिकन जनरल के कमांड में के अंदर हैं, और उससे भारत को थोड़ी सी शांति है। जो हैं करज़ई हैं, जब एक गुलाम कौम होगी तो भाई उसको लाजमी बात है, जब है ही गुलाम तो उन पे आप फिर कंडीशन ज्यादा इम्प्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं बचा है, वो पूरी तरह से अमेरिका के रहमो करम पर आ गया है, खास तौर से तब जब ये भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके और पिटाई करके ये जाहिर कर दिया अमेरिका का भी न्यूक्लियर आर्सेनल यूज करने की
अनुमति देगा नहीं। अब हमें यह पता चल गया है कि अब दुश्मन की तैयारी तकरीबन आखिरी लम्हों पर पहुंच चुकी है। अगले किसी भी दिन, किसी हफ्ते, अगले आने वाले चंद हफ्तों में वो किसी भी वक्त दोबारा हमारे ऊपर हमलावर होगा। लेकिन दोबारा या तो पाकिस्तान नहीं आइएगा, अगर आइएगा तो इज्जत के साथ आइएगा और पाकिस्तान को पाकिस्तान मान के आइएगा। हम इधर जंग बंद करके मौजें करते फिर रहे हैं, सेलिब्रेशंस भी हमने कर ली, प्रमोशंस भी हमने ले ली, फिर यकायक ख्याल आया कि नहीं भाई ये तो वाकई एक सीज फायर है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह अपनी कौम को यकीन दिला रहा है कि इस रकम से भारत अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत बनाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम खरीदेगा और जदीद तरीन मिसाइल रडार्स और आबदोजें हासिल करेगा। ये वो लोग हैं जिन्हें किसी का कोई पास ही नहीं है, जिन्हें अपनी वाहवाही करवानी होती है सोशल मीडिया पे, सोसाइटी में जाके वहाँ पर कोई अवार्ड मिल जाएगा। चीज में इंडिया को कम्पीट नहीं कर पाते। एक चीज़ है जिसमें हम कम्पीट करते हैं, वो सिर्फ है प्रोपोगेंडा, कि हमारे मीडिया सेल इस तरह की वर्किंग करते हैं कि एक डर में रखा हुआ हुकूमत को कि नहीं 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 हम यहाँ पे पैसे इसलिए कम नहीं कर सकते कि जी वो फलाना मिसाइल छोड़ देगा। नमस्कार दोस्तों, कुछ महीनों पहले मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी और जिसमें ये कहा गया था कि भी पाकिस्तान ने ये सारी चीज़ें बना तो ली, मतलब न्यूक्लियर हथियार बना तो लिए, लेकिन उसके बाद अमेरिका का प्रेशर ऐसा आया कि भाई ये सारे के सारे जो हथियार है वो पूरी तरीके से अमेरिका के कंट्रोल में है, अमेरिका उसका मेंटेनेंस करता है, अमेरिका को पता है कि सारे बम कहाँ पड़े हैं और कुछ बिलियंस सालाना जो है कुछ बिलियंस यहाँ पर खर्चा होता है और वो जो बजट अलॉटमेंट है वो यूएस करता है, मतलब पाकिस्तान के हथियार की बात है। अब यहाँ पर बात यही हो रही है, पाकिस्तान का एक पत्रकार है जो यही डिस्कस कर रहा है कि सारे के सारे जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार हैं ना वो अमेरिका के कब्जे में है। अगर आप प्रैक्टिकली सोचो तो आपको लगेगा भी कि हाँ ये बात सही हो सकती है, क्योंकि जैसे देखिए अब पाकिस्तान हमेशा ये चाहता है कि अमेरिका का आशीर्वाद उस पर बना रहे, पैसे आते रहे, और जब जब पाकिस्तान अमेरिका नाराज़ होता है या फिर अपना जो पल्ला झाड़ने की ट्राई करता है तो उसमें फिर पाकिस्तान नाराज़ हो जाता है, क्योंकि उसको हमेशा आशीर्वाद चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि भी पाकिस्तान ने अमेरिका को खुश करने के लिए या फिर प्रेशर में आकर भी ये सारी चीज़ें करने दी हो। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। और ये चीजें मैं नहीं बोल रहा, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, हर जगह रिपोर्ट करी हुई हैं कि पाकिस्तान को $100 मिलियन उस टाइम पे दिए गए थे। किसके लिए? टू सिक्योर देयर न्यूक्लियर वेपन्स। और $100 मिलियन के बाद आगे भी ट्रांचेस इन लोगों ने बोली थी जो 2014 या 15 तक मिलती रही पाकिस्तान को। वेल दे बिल्ट अप देयर C2 C4 सेंटर्स, बेसिकली कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, जहां से वो न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल कर सके। स्पेशल प्लान्स डिवीजन बना इनका, इनके जो अंडरग्राउंड बंकर्स बने, इन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स लगाई, उसके बाद अपग्रेड धीरे धीरे करके लोग करते गए। एंड पाकिस्तानीज वर वेरी प्राउड ऑफ दिस प्लेस टू अ पॉइंट। ये नूर खान में ये जिस जगह को हमने फोड़ा है वहां पर लोगों को लेके जाके बड़ा दिखाते थे, देखो जी हमारा C4 सेंटर है, इनप्रेग्नेबल है, ये इसके अंदर EMP नहीं आ सकता, इसके अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब का कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। बट भूल गए एक वेंटिलेशन शाफ्ट था जिसके अंदर से हमने आफ्टर ऑल ब्रह्मोस को पेनिट्रेट कराया। नथिंग इज इनविंसिबल, एवरीथिंग हैज अ ब्रेकिंग पॉइंट। नाउ एक चीज अगर आप इस पूरे पर्सपेक्टिव में देखें कि अगर ये जॉन किरियाको बोल रहा है कि किसी अमेरिकन जनरल के कमांड एंड कंट्रोल में है, तो इधर द अमेरिकन्स हैव गॉट इनसाइड द सिस्टम एंड इन चीजों को रखा गया है। और यहां पर मैं आपको याद कराना चाहूंगा सीमोर हर्श एक न्यूयॉर्क टाइम्स के जर्नलिस्ट होते थे पुराने, जब न्यूयॉर्क टाइम्स होता था, बट करंटली वो अपनी वेबसाइट पे और अपने फ्रीलांसिंग करते हैं। और ये काफी हद तक अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट की इन्होंने पोल बहुत बुरी तरह खोली है। वियतनाम में जो अमेरिकन आर्मी ने मैसेकर्स करे थे उसके बारे में इन्होंने पोल खोली थी। ये जो इराक के वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के ऊपर इन्होंने पोल खोली थी। उसके बाद अभी रिसेंटली नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन की भैया ये अमेरिकन ने फोड़ा है, इसके ऊपर भी इन्होंने पोल खोली थी। तो ही इज क्वाइट अ रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट एज फार एज दैट इज कंसर्न्ड। इन्होंने पाकिस्तानी न्यूज़ के ऊपर एक बार एक आर्टिकल लिखा था, ठीक है, यू मे नॉट अग्री विद हिम इन ऑल एस्पेक्ट्स, बट यू नो जब आप एनालिसिस करते हो सब तरह के व्यूज आपको इसके अंदर डालने पड़ते हैं। और इनका एक व्यू मेरे को बड़ा, मेरे दिमाग में उसने इम्प्रिंट बनाया हुआ है। इनके एक पेपर के अंदर जो मैं बता रहा था पाकिस्तानी के ऊपर लिखा था, जब डीन्यूक्लियराइजेशन टाइप पेपर था वो, एंड प्रॉब्ली आई कैन शेयर इट ऑन माय सोशल मीडिया एंड वी कैन टॉक अबाउट इट फर्दर। उन्होंने लिखा था कि साहब आप जितना मर्जी डीन्यूक्लियराइज कर लो पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने एक ठान रखी है कि साहब यू कैन टेक एवरीथिंग यू वांट बट द टू हाइडिंग इन द टॉल ग्रास नेक्स्ट टू द रनवे। ये उनके वर्ड्स थे। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि साहब आप सारे न्यूक्लियर वेपन्स तो निकाल लो, लेकिन एक दो तो हम छुपा के कहीं ना कहीं रख ही लेंगे और वो हमारे लिए काफी है टू यू नो डू व्हाट वी नीड टू डू।
बेसिकली एक मास कैजुअलिटी इवेंट करने की इनकी कैपेबिलिटी उनको चाहिए। तो आप जितना मर्जी डीन्यूक्लियराइज कर लो। नाउ ये डीन्यूक्लियराइजेशन की जो टॉक आई थी, ये क्यों आई थी? ये इसलिए आई थी क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बम पटाखे बजने शुरू हो गए थे, टेररिज्म बढ़ गई थी, अलकायदा के अटैक्स होने शुरू हो गए थे, तालिबान के अटैक्स होने शुरू हो गए थे, इनके न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट्स में अटैक हुए, इनके एयर बेसिस पे अटैक हुए, इनके नेवल बेसिस पे अटैक हुए, एंड अमेरिकन वर वरीड, यार ये सारा किसी न्यूक्लियर बॉम्ब किसी के हाथ में लग गया तो हम तो गए, राइट। एंड पाकिस्तान हमेशा जाके ये रोता था कि भैया मेरे को पैसे दो, नहीं तो ये अगर घुस गए तो। सो दे यूज्ड टू इवन सेल द न्यूक्लियर ब्लैकमेल देमसेल्व्स कि भैया भारत ने मेरे को डिस्टेबलाइज कर लिया और मेरे न्यूक्लियर वेपन्स टेररिस्ट के पास पहुंच गए तो देखो, और ये अभी भी वही चीज बेचते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन द अमेरिकन्स वुड हैव कुछ तो होगा कि भाई इसको डीन्यूक्लियराइज तो नहीं यार, एटलीस्ट कट ऑफ दिस ब्लडी थ्रेट ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स। यही वो गलतियां होती हैं कि जो आगे जाकर कौमों को बहुत भारी कीमत जिसकी अदा करनी पड़ती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो जो यूफोरिया था, वो जो खुशी थी, अब जरा काम डाउन हो जाए, क्योंकि अब जरा सीरियस एनालिसिस का वक्त है, क्योंकि अब दुश्मन की तैयारी तकरीबन आखिरी लम्हों पर पहुंच चुकी है। अगले किसी भी दिन, किसी हफ्ते, अगले आने वाले चंद हफ्तों में वो किसी भी वक्त दोबारा हमारे ऊपर हमलावर होगा, और अब की दफा वो हिकमत अमली इस्तेमाल नहीं करेगा जो उसने पहले की थी। पहले उसने अपनी एयरफोर्स सामने लेकर आई थी, जो उसने अटैक शुरू किया था वो एयरफोर्स से किया था। जवाब में हमने अपनी एयरफोर्स ऊपर की, और हमने जो स्ट्रेटजी डिप्लॉय की वो दुश्मन के लिए सरप्राइजिंग थी। दे वर सरप्राइज। इस किस्म की वॉरफेयर वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान करेगा। जैसे कहा, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जो बीवीआरस के साथ हो, और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और स्पूफिंग, हमने कंप्लीटली उनको डिसओरिएंट कर दिया और वो उनको मार के गिराया गया अल्लाह के फजल से। लेकिन दुश्मन हमारी हिकमत अमली को देख चुका है। अमेरिकन ने, इसराइलीज ने उसको बहुत ज्यादा बैठ के उन्होंने एज दे से दे हैव गॉन बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड री-स्ट्रेटेजाइज किया उन्होंने कि अब पाकिस्तान पर हम किस तरीके से आएंगे। और जाहिर है कि अब उनके जो थिंक टैंक्स हैं, उनके जो एनालिस्ट हैं, उनके जो मिलिट्री प्लानर्स हैं, वो ये देख चुके हैं कि अगर पाक फजाइया हवा में बुलंद हो गई तो उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के पास कोई चांस नहीं। तो यकीनी तौर पर वो कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश करेंगे कि पाक फजाइया को हवा में ही ना उठने दें। जनरल बाजवा और फैज के दौर में जो तबाही हुई है, दैट इज अस्तगफिरुल्लाह। मतलब ये तो पूरा माइंडसेट ही इन्होंने आर्मी का चेंज कर दिया था कि जंग हो ही नहीं, 100 साल का अमन करने जा रहे हैं, फौज की तादाद कम कर देते हैं, टैंकों में पेट्रोल नहीं है, लड़ने की जरूरत नहीं, लड़ सकते नहीं। मतलब इन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह प्रेजेंट कर दिया था। And I was the only one तो जनरल मुशर्रफ के वक्त से शोर मचा रहा था कि यार 4th जनरेशन वॉर है, ये 5th जनरेशन वॉर है, अब इंडिया के साथ हमारी जंग आने वाली है।